So hello everyone and good evening to all of you. So today we'll start with lecture 9 of electrostatics. लेक्चर 8 तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर ली हैं. ठीक है, तो अब हम इस लेक्चर में कुछ और चीज़ें देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा जाता है तो फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं और वहाँ पर क्वेश्चंस किस प्रकार से अराइज होते हैं. तो ये सारी चीज़ें देखेंगे इस लेक्चर में. तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इस लेक्चर में, इफ़ अ चार्ज इज कैप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन. तो सबसे पहले हम वो बातें करेंगे कि मान लीजिए कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रख दिया जाता है तो क्या होता है. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, दो प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन हम यहाँ पर ले सकते हैं. एक हो सकता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन और दूसरा हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन. तो पहले तो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन की बातें कर लेते हैं. अब देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बोलने का मतलब है कि जितने भी पॉइंट होंगे सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्या है? अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये किसी भी चार्ज बॉडी के लिए हो सकता है. जैसे हमने देखा है, एक पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज कोई भी हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो अगर रखा है तो अपने सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन बना देता है, उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. ठीक है, उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा जाता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है. ये चीज़ हमने देखा है. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पार्टिकल आ जाएगा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा? कोई ना कोई चार्ज बॉडी ही बनाएगा. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने यहाँ पर दिखाई हैं, ये किसी चार्ज बॉडी के लिए होंगी. किस बॉडी के लिए है ये हमारा फोकस अभी नहीं है. हमारा बस फोकस ये है कि अगर चार्ज को हम किसी दूसरे चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो क्या होगा, हम ये चीज़ देखना चाहते हैं. ठीक है, तो बात करते हैं वापस से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बोलने का मतलब है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन जहां पर प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. धीरे धीरे तुमको और अच्छा विजुअलाइजेशन और अच्छा फीलिंग आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, बट अभी के लिए देखते रहो. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन मतलब प्रत्येक पॉइंट्स पर जितने भी पॉइंट्स होंगे स्पेस के अंदर, है ना. हम लोग जब बातें करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में तो एक पूरे स्पेस की बात कर ले रहे हैं. तो हर पॉइंट्स पर जहाँ जहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी. तो ब्रैकेट में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर. इसका मतलब होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन. और अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को दर्शाना चाहते हैं तो हमें पैरेलल लाइंस ऐसे देख लीजिए, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, ऐसे समान दूरी पर हमें ऐसे करके एक पैरेलल लाइंस बना देनी पड़ी होगी. ये जो डायरेक्शन एरो जो दिखा रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा है. ठीक है, और पैरेलल लाइंस है, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है, इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है, तो इस तरीके की लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो ई नॉट है, मतलब मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का ई नॉट है. क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो इसलिए ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर होगी. मतलब ई ए, ई बी, ई सी तीनों बराबर होंगे किसके? ई नॉट के बराबर. ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया. अब देखो ध्यान से, इफ क्यू चार्ज इज कैप्ट एट ए, मान लो हमने एक चार्ज क्यू लिया और ए पर रख दिया. ठीक है, तो होगा क्या? इट विल एक्सपीरियंस फोर्स. ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट. कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसकी बात कर रहे हैं. इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए. ए पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका प्रोडक्ट कर देंगे किसके साथ? जिस चार्ज को हमने रखा उसका चार्ज. तो Q इंटू ई ए, मतलब जो ए पॉइंट पर चार्ज हमने रख दिया Q चार्ज, उस पर कितना फोर्स लगेगा इसकी बातें हो रही हैं. तो उस पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी Q इंटू ई ए. ठीक है, बात समझे? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमने चार्ज को रखा है. ठीक है, बात समझिए. ए पॉइंट पर क्यू चार्ज रखा है तो उस पर कितना फोर्स लगने लगेगा? क्यू इंटू उस पॉइंट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई नॉट. ठीक है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्यू को साइन के साथ नहीं रखेंगे, क्यू विदाउट साइन रखा जाएगा. ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बातें हो रही हैं. ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा. और तो फिर फटाक से ये लिखना चालू करो, उसके बाद मुझे बताओ. ठीक है, ये वाला पॉइंट आप लिख लेंगे फर्स्ट पॉइंट हेडिंग के साथ यहाँ तक. ठीक है, जहाँ तक हमने डिस्कस किया, फटाफट लिखें.
वेरी गुड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड की बात कर ली, क्यू चार्ज पर कितना फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा जब वो ए पॉइंट पर रखा जाएगा। बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ क्यू इज पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए ए पॉइंट पर जो हमने क्यू चार्ज रखा है वो पॉजिटिव चार्ज है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ए पॉइंट पर या बी पॉइंट पर या सी पॉइंट पर सब पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? टूवर्ड्स राइट, राइट की तरफ है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वही फोर्स की भी डायरेक्शन हो जाएगी अगर पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है। लेकिन अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ए पॉइंट पर उसका ऑपोजिट मतलब 180 डिग्री पलट देंगे। इसका मतलब ए पॉइंट पर अगर क्यू चार्ज नेगेटिव चार्ज रखा जाता तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ या टूवर्ड्स लेफ्ट आता। तो ये बात याद रखने वाली है कि अगर फोर्स की डायरेक्शन हम देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर हम फोर्स की डायरेक्शन देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज पर तो जो भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स का होगा। ठीक है, होपिंग कि ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो जब भी हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे पैरेलल लाइन से तो हम यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम देखिए यूनिफॉर्मली स्पेस नहीं है, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं हम, ये देखिए लाइंस के बीच में यहाँ पर गैप क्या है, बहुत कम है। जब हम आगे जा रहे हैं तो जितने भी कर्व्स बने हैं उनके बीच में जो सेपरेशन है वो बढ़ रहा है। तो यूनिफॉर्मली स्पेस नहीं है हर जगह। यूनिफॉर्मली स्पेस नहीं है हर जगह, इसका मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है वो। और इसका ये मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। अलग अलग पॉइंट पर डिफरेंट वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसे ए पॉइंट पर E1 वैल्यू है, बी पॉइंट पर E2 वैल्यू है, सी पॉइंट पर E3 वैल्यू है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं। जैसे मान लीजिए बी पॉइंट को आप देखेंगे तो बी पॉइंट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, काफ़ी दूर दूर है। ए पॉइंट के पास जो लाइंस है वो काफ़ी पास पास हैं, और सी पॉइंट के पास जो लाइंस है वो काफ़ी दूर और ज़्यादा दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी अगर मैं पूछूं आपसे, तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। जहाँ पर लाइन डेंस होती हैं, जहाँ पर लाइन घनी होती हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी कंपैरिजन जहाँ पर लाइन कम डेंसर है। ठीक है, तो अगर बात करें हम मैग्नीट्यूड के इलेक्ट्रिक फील्ड की तो ये ई बी ई सी मतलब ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट पर कहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ए पॉइंट पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर बी पॉइंट पर, फिर सी पॉइंट पर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आएगा, लेकिन इसकी बात हम बाद में भी करेंगे। अभी हमारा मेजर जो डिस्कशन है वो इस चीज़ को लेके है कि ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट पर अगर हम चार्ज को रख दें तो क्या होगा। आई होप आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया होगा कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी। आई एम नॉट सेइंग कि खाली मैग्नीट्यूड अलग होगा, डायरेक्शन भी अलग हो सकता है। ठीक है, चलो अब ध्यान दो। इफ क्यू इज कैप्ट एट ए, मान लो ए पॉइंट पर हमने आप फिर से चार्ज को रख दिया, फिर से क्या होगा, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। कहने का मतलब ये है चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लाके रख दोगे तो वो हमेशा ही एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। ठीक है, हमेशा ही फोर्स फील करेगा। ठीक, कितना फोर्स फील करेगा, क्यू इंटू इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1। तो अगर हम क्यू चार्ज को ए पॉइंट पर लाके रख दें तो वो कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मीन्स एक्सपीरियंस करेगा, इट विल बी क्यू इंटू E1। डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर क्यू पॉजिटिव चार्ज है, और डायरेक्शन ऑपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर क्यू नेगेटिव चार्ज है तो। ठीक है, आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया से। तो अब फिर आप लिख लो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक तो शायद आपने लिख लिया था। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स से लिखना है आपको। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स से लिखना स्टार्ट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
जल्दी जल्दी लिख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट से पहले पहले तक का सारा लिखना है। नोट से ऊपर जो भी लिखा है सब कुछ कॉपी करना है। नोट से ऊपर का सब कुछ कॉपी करना है, जो भी नोट से ऊपर लिखा है वो सब कुछ कॉपी करके फिर मुझे बताएं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब बात करते हैं हम नोट की, कि नोट में क्या है। वापस से वही सारी बातें को एक बार वापस से रिपीट किया जाएगा। इफ q is capped at any point in electric field region and electric field at that point is E vector, then it will experience a force q into E and direction will be same as E vector if q is positive charge or opposite to electric field if q is negative charge। ठीक है, तो वही बात बोली गई है कि F बराबर q इंटू ई होगा। डायरेक्शन E के जैसी होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, नेगेटिव की बात हो रही है तो डायरेक्शन बदल जाएगी। ठीक है, तो ये नोट वापस से लिख लेंगे जिससे आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें अच्छे से फिट हो जाएं। ठीक है, अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं फोर्स का तो क्यू को साइन के साथ नहीं रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने खाली मैग्नीट्यूड की बात की तो क्यू को विदाउट साइन रखा जाएगा। ये एफ क्या है, इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज क्यू। और ई क्या है, इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किस पॉइंट का, जहाँ पर चार्ज को रखा गया है उस पॉइंट का। और अगर मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है तो किसी भी पॉइंट का, क्योंकि सब पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तुम्हें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड होगा, और जिसमें नहीं होगा वहां पर उसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड रखना जिस पॉइंट पर चार्ज को रखा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि वेक्टर फॉर्म में किस प्रकार से लिखते हैं फोर्स को, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ई वेक्टर लिख देंगे। यहाँ पर क्यू को साइन के साथ रखेंगे। अगर मान लो वेक्टर फॉर्म में आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो फोर्स का तो आपको क्यू साइन के साथ रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खाली मैग्नीट्यूड अलग से बात करते हो, डायरेक्शन अलग से निकालना चाहते हो, फिर उस केस में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना पड़ेगा, साइन नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, मेरी मानो तो आप ऐसे करना क्वेश्चन को, मैग्नीट्यूड अलग से निकालना, डायरेक्शन अलग से निकालना, उससे कभी भी झंझट नहीं होगी। बट आपकी मर्जी है, मैंने तो दोनों बता दिए। ठीक है, तो फटाफट ये नोट लिख लेंगे, दोनों स्केलर और वेक्टर फॉर्म दोनों फॉर्मेट में।
चलो, तो ये लिख के हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकूलम। सो क्वेश्चन में एक चार्ज है, ठीक है, -2 माइक्रोकूलम विच इज कैप्ट एट अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई वैक्टर, जो 2i कैप 3j कैप और -k कैप प्रोवाइडेड है। वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो हमने वेक्टर फॉर्मेट में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे देखिए वेक्टर का जिक्र किया है, तो जब वेक्टर का जिक्र किया है तो फिर हम एफ का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्मेट में ही ले लेते हैं। तो एफ बराबर क्यू इंटू ई वैक्टर लगा दिया, और अगर हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो क्यू को उसके साइन के साथ रखेंगे, वैसा ही किया है हमने। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एफ वेक्टर आ गया। अब एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आपको पता होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है, रूट ओवर आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, ठीक है, मतलब आई के कॉफिशिएंट, जे के कॉफिशिएंट और के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, और ये 2 इंटू 10 की पावर -6, तो ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ से जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की वैल्यू आएगी वो आपके सामने है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिख रही हैं, और एक चार्ज रखा है -2 माइक्रोकूलम का। आपको ये बताना है कि डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू, क्यू कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, क्यू नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है, मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका 180 डिग्री पर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा कि सही है, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन को कॉपी करके आगे बढ़ते हैं। कहीं पर अगर कोई डाउट बनती है तो आप बता देना। चलो, तो ये क्वेश्चन भी आपने लिख लिया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेडिक्ट द पाथ ऑफ द चार्ज व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v एज शोन इन द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, एक पॉजिटिव +q चार्ज को हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस की तरफ v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि पाथ कैसा होगा। देखिए आपने कभी तो ऐसे देखा होगा कि एक पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंक दिया है। आपने क्लास 11 में देखा होगा नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करता था,
तब इसका पाथ कैसा होता था, प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप आपको पता होगा कुछ इस प्रकार से ये पार्टिकल जाता ऐसे करके, है ना। तो सेम यहाँ पर भी वही है, पॉजिटिव चार्ज है ना। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता ना तो नेगेटिव चार्ज होता उल्टा चला जाता, ऐसे चला जाता। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ऐसे चला जाता, ठीक है, क्योंकि उस पर फोर्स ऊपर लग रहा होता। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो क्यू पर फोर्स ऊपर लग रहा होता, तो ठीक है, फिर भी ऐसे चल जाता। लेकिन अभी तो पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज तो फोर्स तो नीचे लग रहा है, तो नीचे लग रहा है तो ये प्रोजेक्टाइल करता हुआ कुछ ऐसे भागेगा। इट इज़ वेरी सिमिलर टू द प्रोजेक्टाइल मोशन विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th. So if you will see the options, you will get the option C as a correct choice. Okay, so right now copy the question. कॉपी करेंगे, आपको आंसर तो पता ही चल गया, ऑप्शंस लिख लेंगे, आंसर मार्क करके आगे बढ़ेंगे। मुझे ऐसी आशा है कि आप बढ़िया से नोट्स बना रहे होंगे, जैसे आप क्लास में बनाना प्रेफर करते हैं। अगर आप नहीं बना रहे होंगे तो आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा आगे चल के भविष्य में। तो क्वेश्चन को ऊपर स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, इसके ऑप्शंस लिखना स्टार्ट करेंगे और सीधे सी लगा के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड। Now there is a note point. One note point is that you may ignore gravity in electrostatics when it is not discussed and not necessary. आप ग्रेविटेशन फोर्स को निगलेक्ट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा प्रोवाइडेड नहीं है और ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो फिर उसको कंसीडर कर लेंगे, या क्वेश्चन में अगर बोला गया है कंसीडर करने को, ग्रेविटी की बात की गई तो ज़रूर कर लेंगे। लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ज़रूरत है ग्रेविटी की तो ज़रूर कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए इसी बात पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं नीचे। यहाँ पर अगर आप एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक धागे से लटका हुआ बॉल दिखाई देगा जिसका मास है m और चार्ज है q। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, ठीक है। बॉल का चार्ज है q, मास है m। क्वेश्चन में लिखा है इफ एट t बराबर 0 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन। ठीक है भाई, t बराबर 0 पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। फाइंड द एंगल मूव बाय द बॉल टू अगेन कम इन द इक्विलिब्रियम। देखिए पहले तो बॉल इक्विलिब्रियम में होगी, है ना, ग्रेविटी की वजह से ऐसे नीचे झुक गई होगी। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पॉजिटिव क्यू पर चार्ज फोर्स इधर लगेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्यू पॉजिटिव है तो इधर भागेगा, इधर है ना, पॉजिटिव एक्स की तरफ भागेगा। तो ये बॉल कुछ ऊपर उठ जाएगी ना, ऐसे करके, धागा है, धागा उसको अपने अपने से होल्ड रखेगा। तो इस तरीके से देखिए बॉल कुछ ऊपर उठ जाएगी। और मान लीजिए यहाँ पर थीटा एंगल मूव करके ये फिर से इक्विलिब्रियम पर आ गई, तो इक्विलिब्रियम पर वापस से आ गई, तो इसका आपने बना लिया फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में आपने एक दिखाया टेंशन फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको आपने लिख लिया Q इंटू ई, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत है, जरूरत इसलिए इक्विलिब्रियम का डिस्कशन करेंगे तो mg की तो जरूरत पड़ेगी ना, टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस करेगा। ठीक है, टेंशन के कर लेंगे कॉम्पोनेंट, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा आ गया, नीचे लग रहा है mg, राइट साइड लग रहा है QE। भाई अब तो आप लिखना समझ ही गए होंगे, टी कॉस थीटा को mg लिखेंगे, टी साइन थीटा को QE लिखेंगे। यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड कर देंगे, टेन थीटा आ जाएगा QE बटा mg, और थीटा की वैल्यू आप निकाल लेंगे टेन वर्स QE बटा mg। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो पहले क्वेश्चन को कॉपी करें फिर उसके सॉल्यूशन तक बढ़ते हैं। पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, चाहे तो अच्छा ये नोट पॉइंट भी है, सॉरी, ये नोट पॉइंट लिख के फिर क्वेश्चन लिख लेंगे।
ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई तो जल्दी जल्दी कॉपी करें, घर पर रिवाइज कर लेंगे इन्हें इन्हें तो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में ये फिट हो जाएंगी। क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें क्लास 11th में प्रॉब्लम है। ठीक है, तुम्हें ये वीडियो फिर से देखना होगा, जाके वीडियो एक बार वापस से देख लेना। मैंने इतना ही बताया कि इसको घुमा के इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं आता अभी तक, और कब से हम लोग इतना डिस्कशन कर चुके हैं। इतने दिन में अगर एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा होता तो वो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लेता। ठीक है, डाउट पूछना हमेशा बहुत आसान है, लेकिन जब उसका सजेशन फॉलो कराया जाता है तो बच्चे फॉलो नहीं करते, वो बहुत कठिन है। तो सजेशंस आप फॉलो नहीं करोगे, लेकिन डाउट पूछना इज़ वेरी इजी। हाउ, हाउ वैन ये सब लगा दिया तो डाउट अराइज हो गई। लेकिन आपसे जब सजेस्ट किया गया आपको जाके फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखो, तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं सीखते हो। क्लास 11th आपकी पुअर पड़ी हुई है, आपने क्लास 11th पूरी बर्बाद कर दी, तो आपको इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है। अदरवाइज क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, अगर कुछ खास होता तो जाहिर सी बात है मैं आराम आराम से बताता। इस क्वेश्चन में थीटा एंगल पर घुमा के हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, बस। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं आता तो फिर ये दिक्कत है। यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं नज़र आती। अगर इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है तो उसने 11th में बड़े बड़े पाप किए हैं। ठीक है, तो एक नंबर के पाप कर रहे हो आप। ठीक है, 11th में पापी इंसान हो आप। 11th तो आपने उजाड़ दी। जब टीचर आपको समझा रहा होगा क्लास 11th में, बेटा पढ़ लो, 12th नहीं अच्छी होगी, तो मज़े कर रहे थे आप। कुछ बच्चे आज मज़े कर रहे हैं। अभी बताया जा रहा है कि बेटा आगे अच्छा नहीं होगा, आपका भविष्य बेकार हो जाएगा, भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। ठीक है, आप कोई ऐसे पॉप स्टार भी नहीं हो कि आपको बहुत सारे टैलेंट आते हो। ठीक है, बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड हो आप, ऐसा भी नहीं है आपके साथ कि चलो इस फील्ड में नहीं तो दूसरे फील्ड में काम कर ले जाएंगे। अच्छा, लेकिन आप आपसे तो सुना जाएगा नहीं। आप तो आज भी बर्बाद कर रहे हो, आज बर्बाद कर रहे हो, कल तो ऑटोमेटिकली बर्बाद होगा। जैसे आपने 11th बर्बाद करके देख लिया कि आज कितना दुख झेलना पड़ रहा है, ऐसे आप 12th बर्बाद करोगे तो आगे वाली क्लासेस डिफिकल्टी झेलेंगी। ठीक है, जो भी बच्चे को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, आई एम डैम श्योर कि उसको 11th क्लास नहीं आती है, और उसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, मैंने थीटा एंगल घुमा के सिर्फ सिर्फ एफबीडी बनाया है इस क्वेश्चन में। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भविष्य सुनहरा बने तो चीज़ों को फॉलो करना सीखो स्ट्रिक्टली। तुम्हें तो मज़े चाहिए, तो भाई मज़े मज़े ही ले लो फिर। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन कॉपी करेंगे। ठीक है, इसके सल्यूशन को भी कॉपी कर लेंगे बहुत जल्दी। सल्यूशन कॉपी करके फिर आगे बढ़ेंगे। सल्यूशन में कुछ ऐसा खास है नहीं, कुछ खास होता तो पक्का मैं इसको एम्फेसाइज करता। ऐसा कुछ भी मुझे नज़र नहीं आता इस सल्यूशन के अंदर। क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट होगा उसका सल्यूशन, तो फिर मैं ज़रूर उसको एम्फेसाइज करूँगा। और किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करेगा, अभी थोड़ी देर बाद ये लेक्चर पब्लिश हो ही जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकता। अगर इच्छा शक्ति है ना तुम्हारे अंदर तो पक्का तुम कर लोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं है ना, तो तुम फालतू में ऐसे डाउट पूछ लेते हो। इच्छा शक्ति होगी ना तो जरूर ये लेक्चर पब्लिश होगा, जाके वापस से देखोगे और अपनी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करोगे। चलो, ये क्वेश्चन हो चुका होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि स्प्रिंग दिखाई गई है आपको, और एक ब्लॉक है एम मास का जिस पर चार्ज क्यू है। अभी नाउ स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ। अभी देखिए ये जो ब्लॉक दिख रहा है आपको स्प्रिंग के साथ अटैच, ये यहाँ पे अभी स्प्रिंग जो है नेचुरल लेंथ में है। ठीक है, इफ एट टी बराबर जीरो, टी बराबर जीरो पर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन एज शोन इन द फिगर। एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया गया टी बराबर जीरो पर, जैसा आप फिगर में देख सकते हो।
आपको कैलकुलेट करना है फाइनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, कि स्प्रिंग की फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लगा देंगे तो ये वाला जो चार्ज्ड ब्लॉक है ये इधर भागने की कोशिश करेगा ना, राइट की तरफ भागने की कोशिश करेगा ना। तो अगर राइट की तरफ भागने की कोशिश करेगा तो स्प्रिंग तो इलोंगेट होगी, और जब स्प्रिंग इलोंगेट होगी तो स्प्रिंग भी फोर्स लगाना स्टार्ट करेगी। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा वो तो कांस्टेंट होगा ना, क्यू इंटू ई तो कांस्टेंट होगा, है ना कभी तो स्प्रिंग फोर्स उसको बैलेंस करेगा ना, जिस पॉइंट पर स्प्रिंग फोर्स उसको बैलेंस करेगा बस, ठीक है, वही उसकी फाइनल लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पर बस कुछ करना नहीं है कि फाइनली क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स के एक्स लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्यू ई लगेगा, तो के एक्स बराबर क्यू ई कर देना, एक्स बराबर क्यू ई बटा के आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई क्यू ई बटा के, अब टोटल लेंथ स्प्रिंग की क्या हो जाएगी, एल प्लस क्यू ई बटा के। मुझे लगता है समझ में आ गया, और फिर भी डाउट होगी तो पूछ लेना, घबराना मत, ठीक है। ये सब तो बोलना हमारा अधिकार है, कि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आप विद्यार्थी हो, अगर विद्यार्थी को टीचर की बात का बुरा लगने लगे तो फिर तो सीखना हो गया तुम्हारा, फिर तो तुमने सीख लिया बहुत कुछ। किसी भी फील्ड में टीचर की बात का बुरा लग जाए तुम्हें तो तुम सीख गए, फिर तुम महान इंसान की तरफ जा रहे हो। चलो फटाफट कॉपी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे देख इस समय 9 लोग रहे हैं, लेकिन वीडियो को लाइक सिर्फ 3 लोगों ने किया है। मुझे लगता है उनको पसंद ही नहीं आता लेक्चर। कम से कम डिसलाइक ही कर दिया करो, कुछ तो अपना इंप्रेशन छोड़ के जाओगे, न्यूट्रल बने रहते हो हमेशा। चलिए हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, ये क्वेश्चन लिख लिया होगा, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं आगे। आई होप ये लिख लिया होगा सबने, है ना, और सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो बहुत बढ़िया, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बातें करते हैं कि अब देखिए कोई भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आप रखते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना, बातें हो चुकी हैं। अगर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो एक्सेलेरेशन भी होगा, ठीक है भाई। तो हम वही बात करने वाले हैं यहाँ पर, एक्सेलरेशन क्या होगा चार्ज पार्टिकल का जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो। अगेन इफ q चार्ज इज केप्ट एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, किसी पॉइंट पर रख दिया q चार्ज को जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है, देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी QE/m, फोर्स बटा मास होता है ना एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन क्या होगा एक्सेलरेशन का, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, फोर्स की डायरेक्शन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी। तो एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्मेट में ऐसे लिख देंगे QE/m, ठीक है, वेरी इजी पॉइंट, फटाफट कॉपी करें आगे बढ़े, ठीक है, आसान आसान से पॉइंट्स है तो मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। अगर कोई नया पॉइंट लगेगा ना मुझे कि हाँ ये इट इज़ वेरी नोवेल, तो फिर मैं वहाँ पर आपको ज़रूर अच्छे से डिस्क्राइब करके टाइम देके बताऊंगा। ये मुझे नहीं लगता पॉइंट 10 में बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है,
ठीक है, जहाँ पर ज़रूरत होती है मैं खुद ही 3-3 4-4 बार बोलता हूँ एक ही बात को, जिससे तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए वो। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी ज़रूरत है, क्योंकि ये ओल्ड हमारी जो प्रीवियस क्लास थी, क्लास 11th, वहाँ पे ये सब चीज़ें सिखाई गई थी। ठीक है, तो इसी बात पर एक क्वेश्चन भी लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी लिखते रहें। ये नोट पॉइंट जो एक्सेलेरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बात की है, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। लेकिन पहले ये लिख लो, फिर क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो, मैं स्क्रॉल करता रहूँगा ऊपर की तरफ। लिखने के बाद, ये पॉइंट लिखने के बाद क्वेश्चन लिख लेंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर लेके आए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। पूरी तो क्लास 11th है। ठीक है, 12th में बहुत ज़्यादा कुछ 12th का है नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं है। 11th अच्छे से पढ़े हो तो 12th अच्छी हो जाएगी। लिखने वाला काम आराम से करेंगे। ठीक है, मतलब जितने टाइम की ज़रूरत है उतने टाइम में लिखेंगे, और क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व करेंगे। भगाने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को, एकदम लगे हो तेज़ी से करने में। जो तुम्हारी नेचुरल स्पीड है उस पर फोकस करो। ठीक है, और जल्दी से मुझे क्वेश्चन करके दे दो। जल्दी से का मतलब क्या होता है कि जो भी तुम्हारी नेचुरल स्पीड है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन करते वक्त 10 जगह दिमाग लगा हुआ, तो ऑब्वियसली फिर वहाँ पर टाइम ज़्यादा ही लगेगा। स्टार्टिंग में फोकस करने के लिए सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ, कम से कम तो 1 मिनट फोकस करने के लिए वो रोज एक एक्सरसाइज करो।